गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। तो आई थिंक सभी ने पिछली वीडियो देखी होगी, अच्छे से उसको समझा होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आज हम करेंगे रोल्स लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमारे पास दो लिक्विड हुआ करते थे और दोनों ही लिक्विड हमारे होते थे वोलेटाइल। अब हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। अब दैट सोल्यूट कैन बी सॉलिड, दैट सोल्यूट कैन बी लिक्विड ऑल्सो। ठीक है, सॉलिड लिक्विड वो वाले होंगे जिनमें इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि अगर उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उनके पार्टिकल जल्दी से वेपर नहीं बनेंगे, और अगर कोई पार्टिकल जल्दी से वेपर नहीं बनता है दैट बिकम्स नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो एक बात देखेंगे, अगर मैं टर्म लिखता हूं नॉन वोलेटाइल तो इसका मतलब होता है कि उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लो है, मतलब उसके बीच की इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। और अगर मैं लिखता हूं वोलेटाइल सब्सटेंस तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर हाई है, इसका मतलब उस पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो कम है। तो ये बेसिक बात हमको पता होनी चाहिए। तो अब जब मैं अपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूं तो उसमें क्या चेंज आता है उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखेंगे, जो हमारा सोल्यूट होगा वो सोल्यूबल होना चाहिए सॉल्वेंट में, तभी हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होती है। उस इंटरेक्शन को अगर मैं डिफाइन करता हूं दैट विल बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन। तो किसी तरह की अट्रैक्शन होगी, मतलब ये सॉल्यूट का पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगी, तभी दे हैव मेड ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे। तो ये है मेरे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है लिक्विड, लेट्स से दैट इज लिक्विड नंबर ए, और इसमें मैंने ऐड कर दिया सॉलिड बी, तो दैट इज सोल्यूट। अब क्योंकि ये सॉलिड है दैट बिकम्स लेस वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब इसको मैंने डिसॉल्व करके मिक्स कर दिया है, उसके बाद मैं कंटेनर को बंद कर दूंगा ताकि वोलेटाइल सब्सटेंस के वेपर्स बाहर ना निकल पाए, और उसके बाद में उसका वेपर प्रेशर रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये है मेरे पास अब सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मेरे पास ए भी है और बी भी है। अंदर मेरे पास बी होंगे, ये बी के पार्टिकल हुए, और कुछ बी के पार्टिकल हमारे पास सरफेस पर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्योंकि बी सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है और वो सरफेस पर प्रेजेंट है, तो वो जो ए वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको बाहर निकलने से भी रोकेगा। ध्यान रखें कि जब मेरे पास सिर्फ ए प्रेजेंट था, यहां पे ये सिर्फ ए है, तो सरफेस लेयर पे सिर्फ ए के पार्टिकल प्रेजेंट थे, तो वो फटाफट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते थे। लेकिन अब मेरे पास यहां पे ए के साथ साथ बी के पार्टिकल भी प्रेजेंट है, तो कुछ सरफेस बी के पार्टिकल ने कवर कर लिया है और कुछ सरफेस कवर्ड है ए के पार्टिकल से। तो पहले पूरा सरफेस ए के पार्टिकल से कवर था, अब कुछ सरफेस ए के पार्टिकल से कवर है, तो जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा वो लो हो जाएगा। पहले जो वेपर बन रहे थे वो ज्यादा बन रहे थे, अब जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे। सो कंक्लूजन ऑफ दैट स्टेटमेंट इज कि जब आप एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अगर मेरे पास प्योर था तो उस प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मैं मान लेता हूं P0A था। अब जो यहां पे वेपर प्रेशर होगा वो PA होगा, और जो PA है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ ए के पार्टिकल ही प्रेजेंट है, बी तो नॉन वोलेटाइल है। एंड ऑल्सो जो पीएफ होगा
वो लेस देन होगा P नॉट ए से। वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया। मैं एक बार लास्ट टाइम ये बात रिपीट कर देता हूं, सरफेस लेयर में ए के पार्टिकल्स भी है, बी के पार्टिकल्स भी है, तो सिर्फ ए के पार्टिकल ही वॉलेटाइल है, तो जो बनाएंगे वेपर, यहां पे वेपर बना लेंगे, वो बी के पार्टिकल वेपर नहीं बनाएंगे। ऑल्सो कुछ बी के पार्टिकल ने सरफेस कवर कर रखा है, तो जो रेट ऑफ वेपराइजेशन पहले था जब ए प्योर था, अब जो रेट है वो कम हो चुका है, इसलिए वेपर की क्वांटिटी जो है यहां पे वो कम होगी। आई थिंक सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, इसे नोट कर लेंगे। तो यहां से हमने जो कंक्लूजन निकाला वो लिख दिया है मैंने यहां पे, वो ये है, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुआ होगा, मैं फिर से समझा देता हूं। लास्ट टाइम ये सिर्फ मेरे पास ए प्रेजेंट है, इट इज ओनली ए, इसमें सरफेस पे सभी पार्टिकल ए के है। यहां मेरे पास प्रेजेंट है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में मेरे पास पार्टिकल ए के भी है और बी के भी है, तो ये ए हुआ, ये बी, देन ए बी 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 ए बी बी एंड ए। तो पहले सभी पार्टिकल्स ए के थे, अब कुछ पार्टिकल्स ए के कुछ बी के हैं, तो पहले रेट ऑफ वेपराइजेशन जो था वो काफी ज्यादा था, अब वही रेट जो है वो कम हो गया है। तो वेपर की क्वांटिटी जो यहाँ पर है वो लेस होगी और जो यहाँ पर वेपर की क्वांटिटी है वो मोर होगी। मैं इसको P नॉट ए कहता हूं, तो ये होगा P A, एंड वी ऑलवेज नो दैट P A इज ऑलवेज लेस देन P नॉट ए। तो फ्रॉम रोल्स लॉ जो P A होगा दैट विल बी इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। फिर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब क्योंकि B नॉन वॉलेटाइल है, तो इसमें P नॉट B की वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए जो PB होगा वो भी 0 होगा। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। तो जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी PA प्लस PB। अब PB तो 0 है, तो इसका मतलब PS दैट विल बी इक्वल टू PA ओनली। और PA क्या है? PA फ्रॉम रोल्स लॉ ये वाला है, तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया P नॉट A एक्स ए के बराबर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन यू हैव नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो इस चीज को भी नोट कर लेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती है ये वाली बात भी, और ये भी बन सकती है वन मोर डेफिनेशन ऑफ रोल्स लॉ। यू विल से दैट Rolle's law states that the vapor pressure of whole solution, the vapor pressure of solution is proportional to the mole fraction of solvent, solvent को मैंने अभी A कहा है, when a non-volatile solute is dissolved। ये बनेगी अदर डेफिनेशन ऑफ रोल्स लॉ व्हेन यू हैव नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसे भी नोट कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विल बी एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स बेसिकली हम पढ़ते हैं ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन? जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। अब क्योंकि ये प्योर लिक्विड है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मुझे मिलता है सॉल्यूशन,
और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता, इट कैन वेरी, बिकॉज ये सब्सटेंस पहले बॉयल होगा क्योंकि ये मिक्स है इसमें, जैसे जैसे ये सब्सटेंस बॉयल होता जाएगा उसके बाद इस सब्सटेंस के बॉयल होने की बारी आएगी। तो सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन एक ऐसी कंपोजिशन हो मेरे पास, जैसे मेरे पास 95% अल्कोहल हो और मेरे पास 5% वाटर हो, एट दिस कंपोजिशन जो हमारा सॉल्यूशन है वो बॉयल होगा 77 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नाउ दिस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बॉयल एट 77 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो एजियोट्रॉप क्या होते हैं? दीज आर कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है। लेकिन अगर मैं उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन ले लेता हूं, तो उसके बाद वो सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा, एंड दैट सॉल्यूशन विल नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो अब हमें जरा इसकी डेफिनेशन की बात करनी है कि हाउ कैन वी डिफाइन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। सो इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन which boils at constant temperature and in this the composition of vapors and liquid part is same। तो यहां तक तो हमको बात क्लियर है कि ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो बॉयल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट कंपोजिशन वेपर और लिक्विड की सेम होगी। आपने रोल्स में पढ़ा था एक्स ए के बारे में, एक्स बी के बारे में, हमने पढ़ा था वाई ए के बारे में, वाई बी के बारे में। These were the mole fractions of components in the solution phase. These were the mole fractions of component in the vapor phase. Azeotropic solution के अकॉर्डिंग ये कॉम्पोजिशन जो है वो इक्वल होगी। तो जब ये कॉम्पोजिशन इक्वल हो जाएंगी तब जो हमारा सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। समझ गया सब बात ये वाली? तो वेपर फेज की कंपोजिशन बराबर होनी चाहिए सॉल्यूशन फेज से, तभी हमारा सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। इसे नोट कर लेंगे। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप का होता है, क्योंकि रोल्स लॉ में हमने दो तरह की डेविएशंस पढ़ी, उसी के बेस पे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी दो टाइप का होगा। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉलो करता है पॉजिटिव डेविएशन को। सेकेंड हमारे पास होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉलो करता है नेगेटिव डेविएशन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? मान लीजिए मेरे पास कंपोनेंट ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास कंपोनेंट बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। मैंने इन दोनों की एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। मान लेते हैं इसकी अमाउंट मैंने ली x%, इसकी अमाउंट मैंने ली है y%। एक्स वाई कैन बी एनी नंबर्स, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेटिकल मैंने लिया है तो एक्स वाई मान लिया है। तो x कंसंट्रेशन A की ली, y कंसंट्रेशन B की ली, दोनों को मिक्स किया,
सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 69 डिग्री सेल्सियस। इसे हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी, यानी इस सॉल्यूशन में x has to be more than y. Clear or not? Very good. नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। फिर से मैं लेता हूं, मान लीजिए C और D, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस। इसकी मैंने ली है लेट्स से x%, यहां मैंने लिया है y%। दोनों को मिक्स करके मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर किया। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखा गया 92 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और इस सॉल्यूशन में y की अमाउंट x से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे पास बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर हो ना? अब एग्जांपल्स क्या है, मैं एक एग्जांपल लूंगा। मिनिमम बॉइलिंग के लिए एग्जांपल मेरे पास है अल्कोहल प्लस वाटर। बाकी एग्जांपल्स आप खुद चेक कीजिए, ये आपका होमवर्क होगा। इसमें एग्जांपल हमारे पास होगा नाइट्रिक एसिड प्लस नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का। सो दैट विल मेक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दैट विल मेक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर और नॉट? ओके, इसे भी नोट कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हमने एजियोट्रोप्स का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा। अब हम जरा बात कर लेते हैं एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि ग्राफ पे हम एजियोट्रोप्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में। तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ है। यहां पे मेरे पास प्रेजेंट है, मान लीजिए P0A, यहां मेरे पास प्रेजेंट है P0B। तो सोलवेंट कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे है XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1। दिस इज द लाइन रिप्रेजेंट्स द रोल्स लॉ, जो कि स्ट्रेट जाती है आइडियल केस में, क्योंकि हम मिनिमम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग फॉलो करता है पॉजिटिव डेविएशन को। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन नॉन आइडियल केस इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन आइडियल केस। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स PS। तो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है PS को और सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करेगी P' को। तो ये हुई हमारी सॉलिड लाइन, लाइक दैट। समझ गए बात ये वाली? तो ये हुआ हमारा मिनिमम बॉइलिंग या पॉजिटिव डेविएशन। अब मिनिमम बॉइलिंग शो कैसे करेंगे इस पे? एट ए पॉइंट राइट एनीवेयर इन द ग्राफ, इस पॉइंट पर बेसिकली ये जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आएगी, इधर हमारे पास वेपर स्टेट है और यहां मेरे पास लिक्विड स्टेट है। अब इस स्टेट पे कॉम्पोजिशन जो है वो वेपर स्टेट की और सॉल्यूशन स्टेट की वो सेम हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर एट दिस पॉइंट XA इज इक्वल टू YA है और XB इज इक्वल टू YB एट दिस पॉइंट। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ऑन द ग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग की। तो इसको भी हम बनाएंगे, वही P0A, वही हमारे पास होगा P0B। XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारे पास लाइन हुई किसकी? आइडियल वाले पार्ट की।
क्योंकि ये फॉलो करता है नेगेटिव डेविएशन को, तो इट विल गो अंडर लाइक दिस। ठीक है, अब ये फॉलो होगा इस तरह से कुछ लाइक दैट, और इस पॉइंट पे वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए होगा और वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। और ध्यान रखेंगे ये पार्ट ए का है और ये पार्ट बी का है। जो ए है वो मोर वॉलेटाइल है। अब क्योंकि मैं मिनिमम बॉइलिंग की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप में मोर वॉलेटाइल पार्ट की कॉम्पोजिशन ज्यादा होनी चाहिए। हमने पहले कहा था ना कि x विल बी मोर देन y। थोड़ी देर पहले एक बार इसको रिवर्स करें, वीडियो को देखें हमने क्या लिखा था। तो जब मैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप की बात करता हूं तो जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है उसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो बनेगा मिनिमम बॉइलिंग। इन मैक्सिमम बॉइलिंग केस इसमें B की कॉम्पोजिशन ज्यादा है, क्योंकि B का वेपर प्रेशर कम है, तभी ये क्या बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां पे। समझ गए अच्छे से? वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उस टॉपिक को एक साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टॉपिक एक के बाद एक लिंक करता जाएगा। थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे बोर्ड लेवल का, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल का भी। उसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे हम डिराइव करेंगे जो कंपटीशन लेवल पे यूज होंगे आपके। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है जो हमने आज किया, ठीक है। दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने ग्राफिकल पार्ट किया था पहले वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो अच्छे से लिखिएगा इसको। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।